नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार पीसीएस के लिए बिहार स्पेशल बिहार तथ्यसार जो घटना चक्र की सीरीज चल रही है, इसके पहले आज 9-10 लेक्चर्स आ चुके हैं। आप उनको सुन लीजिए। आपको 2 काम करना है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और एक चीज और, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर कंप्लीटली 1 साल का, लगभग 10,000 पॉइंटर खुद का लिखा हुआ है। लगभग आप जो घटना चक्र देखते हैं, जो घटना सार के करंट अफेयर देखते हैं, स्पीडी देखते हैं, एडुटेरिया देखते हैं, इस सब का जितना भी मतलब कि वन लाइन है, इन सब का निचोड़ है जो कुछ भी है, एक लेक्चर आएगा। लगभग आधा आधा घंटे का सभी लेक्चर्स आएंगे 1 महीने तक। अगले 10 लगभग 5 दिसंबर तक आएगा वो लेक्चर सीरीज चलेगा, और उसमें आपके 10,000 पॉइंट तक कवर हो जाएंगे। बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप जरूर लेक्चर को देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मौर्य वंश। पुराण, बौद्ध, जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा था। तो ए और पी याद रखिएगा। क्या कहते हैं, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा, और यस टी सॉरी एस जे एस जे ने इनको सेंडोकोटस कहा। यानी स्ट्रेबो और जस्टिन ने किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो दोनों एंडोकोटस और सेंडोकोटस दोनों किसको कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। बस याद रखिएगा किसने किसने क्या कहा है, स्ट्रेबो और जस्टिन ने, ठीक है, सेंडोकोटस, और एरियन और प्लूटार्क ने एंडोकोटस कहा। ये आता है, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, उसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। विलियम जोस ने सर्वप्रथम सेंडोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अच्छा, सेंडोकोटस की पहचान किसने की, विलियम जोस ने की। जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया था। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यानी यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। मैसेडोनिया इंग्लिश में कहा जाता है इसको। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम यानी वितास्ता के तट पर आ जाता है। यहाँ उसकी पोरस से युद्ध होता है, जिसको वितस्ता यानी ये हाइड्रोस्पीज का युद्ध कहा जाता है। बैटल ऑफ हाइड्रोस्पीज इसको कहा जाता है। ठीक है, व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। तो ब्यास नदी, तो आपसे पूछ सकते हैं कि सीमा कौन सा था, तो नंद वंश सिकंदर का, तो ब्यास रिवर था, ब्यास रिवर। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। मतलब ये आपसे पूछ सकते हैं लगभग कितना था, तो 19 महीने था। ज्ञातव्य है कि किसी भी भारतीय स्रोत में सिकंदर के अभियान का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। एरियन द्वारा लिखित एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। एरियन उल्लेखनीय है कि अरिस्टोबुलस, अनेस्टिक्रेटस या नियार्कस सिकंदर की सेना के साथ आने वाले इतिहासकार थे। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखा गया था, एक ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन था। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। और यही ये जो है ये अपना लिए थे जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म अपना लिए थे। एक सलेखाना होता है। सलेखाना क्या होता है, सलेखाना एक पद्धति होती है जैन में, परंपरा होती है, जो कि लोग अन्य खाना पीना सब त्याग देते हैं, अपने आप को ऐसे छोड़ देते हैं, खाना छोड़ के धीरे धीरे अपना मरते हैं, वो लोग मर जाते हैं, कहते हैं उनको मोक्ष मिल गया है। ठीक है, तो ये सलेखाना चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखाना किया था। महावंश टीका के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे। महावंश कहते हैं मौर्य क्षत्रिय थे, तथा बौद्ध परंपरा में भी मौर्यों को क्षत्रिय कुल माना गया है। दूसरी तरफ जैन परंपरा चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति से संबंधित मानती है। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो नंदराज थे उनकी शूद्र पत्नी थी, उनका पुत्र था। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था,
युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया, अच्छा ये पूछता है कि युद्ध के बाद कौन, सेल्यूकस निकेटर और जो ये चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी उसके बाद कौन कौन सा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ गया था? एरिया, एरिया हेरात की जो आज जगह एरिया कहते हैं, अराकोशिया यानी कंधार, अराकोशिया, जेड्रोसिया यानी मकरान बलूचिस्तान वाला जो बलूचिस्तान का इलाका इसको जेड्रोसिया कहते हैं, अराकोशिया कंधार को, तथा पेरोपनिसदाई यानी काबुल का क्षेत्र, तथा यूनानी के राजकुमार से उसका विवाह भी हुआ। भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। सेल्यूकस निकेटर ने सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। विशाल दत्त चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक की पुस्तक लिखी थी, ठीक है, इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज लिखी थी। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए और सलेखाना उपवास, ठीक है, सलेखाना की बात कर रहा ना, ठीक है, तो सलेखना ने, मैं आपको बता दें, सलेखना उपवास से अपना प्राण त्याग दिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है कि मौर्य वंश के किस शासक का घर लकड़ी का बना हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, मतलब थोड़ा बहुत पत्थर का इस्तेमाल था लेकिन मेनली लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। बिंदुसार देखते हैं, उसके बाद बिंदुसार आते हैं। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इनका था। इसे अमित्र घाट यानी इसको अमित्र, तो जगह लिखा अमित्रोचेटस, अमित्रोचेटस, वैसे इंग्लिश में उसको अमित्रोकेटस कहते हैं हम लोग, ठीक है, सी एच लिखा जाता है तो सी एच ऐसे केटस बोलते, हिंदी में चेटस लिख दिया है, तो ठीक है, दोनों होगा। तो बिंदुसार का देखिएगा, इससे अमित्र घाट, भद्रसार, सिंहसेन आदि कहा गया है। यूनानी लेखकों के अनुसार नाम, यही जो अमित्र चेटस बताया, यानी केटस बोलिए, अमित्र केटस, दोनों यहाँ कंफ्यूज कर दिया इन्होंने लिख के ऐसे हिंदी में। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत दमाइकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसियस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। याद रखिए, आजीविका के कौन थे? जो मक्काली घोष वाला था, याद है, मक्काली घोष ने आजीवक संप्रदाय अलग से बना लिया था, तो इसका अनुयायी कौन थे? बिंदुसार थे। अशोक क्या देखते हैं, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ इनका। राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन तथा तक्षशिला का राज्यपाल थे। 261 ईसा पूर्व में शासन के 9वें वर्ष में कलिंग का विजय हुआ। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार, यानी सिंघली यानी कि जो ये अनुश्रुति, मतलब जो सिंघली जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं श्रीलंका वाले, निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। किसके? निग्रोध, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि अशोक को किसने बौद्ध बनाया था? निग्रोध ने। निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगलीपुत्र का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैव था, ठीक है। तो मोगलीपुत्र आपको पता है, अशोक जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, अशोक उसका अध्यक्ष, अशोक उस समय राजा था, मोगलीपुत्र जो है उसकी अध्यक्षता कर रहा था, और इसी ने अभिधम पिटाका लिखा था। किसने? अभिधम पिटाका। तीन नहीं थे, सूत पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम पिटाका। तो अभिधम पिटाका तीसरे बौद्ध संगति में लिखी गई थी मोगलीपुत्र द्वारा। और शून्य पिटाका, विनय पिटाका, शून्य आनंद ने, विनय पिटाका उपाली ने लिखा था पहले अशोक संगति में, ठीक है, अशोक कह रहे, सॉरी, पहले बौद्ध संगति में। राज्याभिषेक के 10 वर्ष के बाद उसने बोध गया की यात्रा की। 14 वर्ष के बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद उसने बोध गया की यात्रा की। 14 वर्ष के बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, ठीक है। तो महामंत्रों की नियुक्ति किसने की थी? 14 वर्ष बाद किसने किया था? अशोक ने किया था। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी गया और उसे उल्विक यानी करमुक्त घोषित किया गया था, किया, तथा भाग जो एक कर को, भाग पता नहीं क्या लिखा हुआ उसको, भाग, अच्छा, भाग जो एक भाग एक प्रकार का कर होता था, सॉरी, भाग एक प्रकार का कर होता था, उसको उसने 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था, याद रखिएगा, श्रीलंका उसके शासन में शामिल नहीं था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। भाब्रू में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है।
भाब्रू शिलालेख में। अशोक के नाम देखते हैं। अशोक वर्धन विष्णु पुराण के हिसाब से अशोक वर्धन, बुद्ध मस्की के हिसाब से बुद्ध शाक, भाब्रू के हिसाब से मगधीराज, बराबर गुहलेख के हिसाब से पियादासिस राजा, कंगनहाली के हिसाब से रान्यो अशोक, रुमिनंदेई निगलीवा और उपनाथ और गिरनार के हिसाब से देवंत प्रिय प्रियदर्शी, महाराज कुमार यानी पंगोरारिया अभिलेख के हिसाब से अशोक यानी मस्की गुर्जर नेतूर और उडगोलन के हिसाब से, राशडेलस यानी यूनानी लेखक, मलका अरमाई लेखक। ये आपसे पूछा था मलका महासूर अपराजित किस राजा का नाम था, तो ये महाभारत में दिया है, महासूर महाभारत में दे रखा है, तो ये राजा अशोक का नाम है। और धर्माशोक कुमार देवी सारनाथ अभिलेख के हिसाब से। अशोक के अभिलेख के देखते हैं। अशोक के सहबाजगढ़ी एवं मानसेरा पाकिस्तान अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला तथा लगमान से अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, शेरुकुना से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों का प्राप्त होता है। अशोक के प्रमुख शिलालेख देखते हैं, अभिलेख की संख्या, विशिष्ट तथ्य देखते हैं। पहले में क्या लिखा हुआ है, इसमें जीव हत्या तथा निषेध वर्णन किया गया है। दूसरा लेख अशोक द्वारा विजित राज्यों एवं चोल पांड्या, सत्यपुट, केरलापुट, चेर, ताम्रपर्णी, अंत्योक, यवनराज व अन्य पड़ोसी राजनाओं के प्रदेशों में भी मनुष्यों तथा पशुओं की चिकित्सा उल्लेख की बात किया गया है। आठवां अभिलेख में अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख है। 11वें में धम्मदान का उल्लेख है। 13वें में अशोक का सबसे बड़ा लेख अशोक की कलिंग विजय के बारे में बताता है। सबसे बड़ा अभिलेख अशोक का कहाँ पे मिलता है, 13वें लेख में मिलता है, यानी 13वें इंस्क्रिप्शन में मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल पांड्या, सत्यापुट, केरलापुट एवं ताम्रपर्णी बताए गए हैं। ठीक है। वैशाली सिंह शीर्ष केवल शेर लेख रहित बिहार में स्थित है। ठीक है, वैशाली सिंह शीर्ष लिखा हुआ है, केवल शेर लेख रहित है। ठीक है, शेर बना हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ नहीं है वहां पे कुछ। कहाँ पे, बिहार में स्थित है जो इसका शिलालेख है। अशोक के गुहा लेख के बारे में देखते हैं। दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं में दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख, यह स्तंभ बिहार के राज्य के पूर्व चंपारण जिले में है। रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में है। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख बिहार राज्य में पश्चिमी चंपारण जिले में है। अशोक के स्तंभ लेख देखते हैं, उसको तो शॉर्ट में दे रखा है नाम। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख दिल्ली में है। दिल्ली मेरठ स्टैंड में दिल्ली में स्थित है। प्रयाग कौशाम्बी स्थित जो स्तंभ लेख है इलाहाबाद में प्रयागराज के किले में स्थित है। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख जिला पूर्वी चंपारण में, लौरिया नंदगढ़ जिला पश्चिमी चंपारण में। तो याद रखिएगा, लौरिया के साथ अरेराज वाला पूर्वी चंपारण में है, नंदगढ़ वाला पश्चिमी चंपारण में। रामपुरवा स्तंभ लेख राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर है। शंकिसा तथा संकासा स्तंभ लेख जिला कनौज उत्तर प्रदेश में है। संकिसा कहाँ पे, कनौज, इसमें कनौज में। प्रांतीय प्रशासन को देखेंगे तो मौर्य प्रशासन को देखते हैं। सब सम्राट, प्रांत, मंडल, आहार, स्थानीय, दौड़मुख, खरवाटिक, संग्रहण, ग्राम। ठीक है, ये ऐसे आपको प्रांत, मंडल, आहार ये सब दे रखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। अशोक के अभिलेखों के अनुसार सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। पहले कितना था, पहले 4 थी, बाद में 2 बढ़ा दी गई, 1 बढ़ा दी गई थी, तो टोटल 5 हो गई थी। प्राचीन मध्य प्रदेश में था पाटलिपुत्र। उदीच उत्तर पथ यानी उसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिण पथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती रट की राजधानी उज्जैन थी यानी उज्जैनी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग बाद में इन्होंने मिला दिया था ना, इसने अशोक ने। ठीक है, आइए आपको आगे देखते हैं इसका क्या दे रखा है। प्रांतों यानी चक्रों का प्रशासन कुमार अमात्य, कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। यानी आहार यानी जिला को विषय या आहार कह सकते हो आप। मंडल में प्रांत जैसे चक्र है, चक्र मंडल में,
मंडल विषय में, ठीक है। आज जैसे 3-4 जिला मिला के एक मंडल बनता है, वैसे विषयपति जिला कहलाता था। स्थानीय यानी 800 ग्रामों का समूह का प्रशासनिक अधिकारी होता था। गोप 10 गांव का प्रशासक था। एक गोप, गोप पूछ सकता है आपसे, गोप कितने गांव का प्रशासक हुआ करता था, तो 10 गांव का। नगर प्रशासन मेगास्नीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। 6 समितियां किस किस लिए बनी थी ये देख लीजिए। पहली समिति उद्योगशीलता निरीक्षण करती थी, दूसरी समिति विदेश देखती थी। पहला इंडस्ट्री देखता था, दूसरा फॉरेन अफेयर देखता था, तीसरा पॉपुलेशन देखता था, जनगणना, चौथा कॉमर्स देखता था, व्यापार, तीसरा विक्रय की व्यवस्था देखता था, और फिर जो छठा था बिक्री कर व्यवस्था देखता था। नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी सूत्रों में वर्णित अधिकारी एग्रोमई यानी जिलाधिकारी, एंटीनोमई यानी नगर आयुक्त हुआ करते थे, एग्रोनोमई यानी जिलाधिकारी होते थे। सैन्य व्यवस्था भी थी। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य के अनुसार 4 वर्णों के लोग सेना में शामिल हो सकते थे। मगस्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन हेतु 30 सदस्यीय पृथक विभाग विद्यमान था, जिसे 5-5 सदस्यीय 6 समितियों में विभाजित किया गया था। ये समितियां, अच्छा अब 30 सदस्यीय देखिए सिर्फ सेना के लिए था। पहला कौन कौन से सेना थे? पहली समिति जल सेना से संबंधित थी, दूसरी रसद सामग्री यानी कि जो लॉजिस्टिक, पैदल सेना थे, ठीक है, आर्मी, अश्वरोही थी मतलब की कैवलरी, गज सेना भी थी, रथ सेना भी थी, ठीक है, गज रथ, रथ अश्वरोही पैदल ये सब थे। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहा जाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। यूनानी सूत्रों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वरोही तथा 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजय सैनिक हुआ करते थे। इतना जानने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये अंतपाल। अंतपाल कौन होते थे? अंतपाल सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी कि जो आर्मी मैनेजमेंट देखता था सबसे बढ़िया अंतपाल होता था। ये इंपॉर्टेंट आपको जानना, ठीक है। अशोक के परावर्तित मौर्य सम्राट, मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में लगभग हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते थे। अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया। पश्चिमी भाग में कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग में संप्रीति, तो कुणाल और संप्रीति 2 भाई थे, ठीक है, शासन करता था। लेकिन 1080 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया, तथा पूर्वी भाग पर दशरथ का राज था, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। शुंग वंश, मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बना। उसका उपाधि सेनानी था। उसने यवन आक्रमण को विफल किया। यवन मतलब जो वहां के लोग थे, मिडिल ईस्ट के लोग, ठीक है। तो अच्छा, हम इसके आगे कल हम पढ़ेंगे, शुंग वंश को स्टार्ट करेंगे कल से, इसको हम पढ़ेंगे। और बिहार का आप याद रखिएगा, बहुत जल्दी सारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बिहार स्पेशल का नेशनल करंट अफेयर आने वाला है, 10,000 पॉइंटर, 10,000 पॉइंटर हम इसको कवर करेंगे। 1 लाइनर खुद के हाथ से लिखा हुआ पॉइंटर होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन उसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पूरा वीडियो देखना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी अपने एक दोस्त के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।